वार्निंग, कृपया बच्चे और कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप परेशान हो सकते हैं। आज मैं जिस इंसान के बारे में आपको बताऊंगा उसकी कहानी सुन के शायद आप हैरत में पड़ जाएं कि क्या कोई इंसान सच में ये कर सकता है। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था और जब कुछ इंटरव्यूज़ और वीडियो देखे तो मैं खुद 2-3 दिनों तक शॉक में था, ये सोच के कि किसी इंसान के दिमाग में ऐसा क्राइम करते टाइम क्या चल रहा होगा। उसने 1-2 नहीं बल्कि 17 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और सिर्फ मौत के घाट ही नहीं उतारा बल्कि उनके बॉडी के साथ सेक्स किया और उनके पार्ट्स को काट कर खाया भी। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी एक सीरियल किलर की है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 11:30-12 बज रहे थे, तभी सड़क पे एक आदमी नंगा दौड़ता हुआ भाग रहा था। उसने सिर्फ अंडरवेयर पहन रखा था और उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। वो भागता ही जा रहा था और चिल्ला रहा था कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। तभी वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है जिसमें 2 पुलिस वाले होते हैं। वो उस आदमी को देखकर आपस में बात करते हैं कि इतनी रात में आखिर ये इस हालत में क्यों दौड़ रहा है। उसकी हालत और हाथ में हथकड़ी देख के वो सोचते हैं कि ज़रूर या तो ये कोई क्रिमिनल है जो जेल से भाग रहा है या फिर किसी ने इसे किडनैप किया था और उससे बच के ये भाग रहा है। ये सोचते हुए वो उस आदमी की तरफ बढ़ जाते हैं और उसे रोक के पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो। वो आदमी बस यही बोलता है कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। वो इंसान नहीं दरिंदा है, वो नहीं छोड़ेगा किसी को। वो इंसान बहुत ही डरा हुआ था। फिर पुलिस के समझाने पे थोड़ा शांत होता है और बताता है कि सर उसका नाम जेफ है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और वो हत्यारा है, बहुत लोगों को मार चुका है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा वो हत्यारा, हमें वहाँ ले चलो। वो आदमी डरता हुआ पुलिस वालों को नॉर्थ 25th स्ट्रीट अपार्टमेंट नंबर 213 में ले जाता है। रूम के बाहर से पुलिस वाले डोरबेल बजाते हैं। तभी गेट को एक बंदा ओपन करता है। उसने चश्मा लगा रखा था। पुलिस को देखकर वो थोड़ा परेशान होता है। फिर पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग इतनी रात को यहाँ कैसे आए। और पीछे वो हथकड़ी वाले इंसान को देखकर सब समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम ही जेफ हो। वो इंसान बोलता है जी हाँ, मैं ही जेफ हूँ, जेफरी डामर। अब पुलिस वाले उससे अंदर आने के लिए पूछते हैं। वो थोड़ा हिचकता है, फिर उन्हें अंदर आने देता है। लेकिन हथकड़ी वाला इंसान जिसका नाम ट्रेसी एडवर्ड था वो अंदर जाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि आप जाओ, मैं यहीं सेफ हूँ। फिर पुलिस जैसे ही रूम में घुसती है उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगती है। जब वो जेफ से पूछते हैं कि ये बदबू कैसी है तो वो बोलता है कि उसने खाने के लिए मीट रखा था बट वो ख़राब हो गया है जिसके वजह से ये बदबू आ रही है। पुलिस वाले जैसे जैसे अंदर जाते हैं बदबू बढ़ती ही जाती है। बदबू फ्रिज की तरफ से आ रही थी। पुलिस वाले फ्रिज को देख के उसे खोलते हैं बट उन्हें उसमें कुछ नहीं दिखता, बस कुछ सॉस की बोतल और कुछ डब्बे थे जिसमें मीट रखा था जो सड़ चुका था। उसके बाद एक पुलिस वाला बेडरूम में बढ़ता है। वो रूम बहुत ही गंदा था और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे तुरंत ही साफ सफाई की गई हो। फिर वो पुलिस वाला टेबल के ड्रॉर को खोलता है जिसमें कुछ फ़ोटोज़ पड़ी थी। उन फोटोज़ को देख के उसके होश उड़ जाते हैं, फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। दूसरा पुलिस वाला ये देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों शॉक हो गए। पहला ऑफिसर बोलता है कि कैद कर लो इसे, ये इंसान नहीं दरिंदा है। दरअसल फ़ोटो में कई लोगों की डेड बॉडी थी जिसमें कुछ का सर गायब था तो कुछ का प्राइवेट पार्ट। कुछ लोगों के बॉडी को फाड़ा गया था तो कुछ के सर को ड्रिल किया गया था। ये सब देख के दोनों जेफ को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो चुपचाप गिरफ्तार भी हो जाता है।
वो जब बाहर निकल रहे होते हैं और खुले हुए फ्रिज की ओर देखते हैं तो उनके होश और भी उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के सबसे नीचे वाले सेक्शन में एक खोपड़ी पड़ी थी। वो किसी इंसान की थी। उसके बाद पुलिस वाले डब्बों को खोलते हैं जिसे वो सॉस और मीट समझ के छोड़ रहे थे। असल में वो इंसानों के खून और प्राइवेट पार्ट्स थे। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू होती है और जो कहानी वो सुनाता है उसे सुनकर पूरा यूएस हैरान हो जाता है। जगह जगह दंगे और प्रोटेस्ट होने लगते हैं। पुलिस वाले जेफ को देखकर उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये जो बता रहा है वो सच है। वो बताना शुरू करता है। जेफरी का जन्म 21 मई 1960 को अमेरिका के मिलवॉकी विस्कॉसिन में हुआ था। उसके पिता लियोनल डामर एक रिसर्च केमिस्ट थे जो जानवरों पे केमिकल से टेस्ट किया करते थे, और उसकी मम्मी बीमार रहा करती थी जिसके वजह से वो ज़्यादातर बेड पे ही रहती थी। बीमारियों के वजह से जेफ की माँ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी दवाइयों को कंज्यूम करती थी, जिसके वजह से उसके पापा और माँ में लड़ाई होती थी। जेफ के पिता का मानना था कि इतनी दवाओं के कंजम्पशन से पेट में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन उसकी माँ एक भी बात नहीं सुनती थी। फिर जेफ का जन्म हुआ, लेकिन उसके माता पिता में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। पापा ज़्यादातर समय बाहर अपने लैब्स में बिताते थे और माँ भी जेफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, जिसके वजह से उसको अकेला फील होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। धीरे धीरे उसके पेरेंट्स की लड़ाई बढ़ती गई और डाइवोर्स हो गया। लियोनल के 2 बेटे थे और जेफ उनका सबसे छोटा बेटा था। डाइवोर्स के बाद उसकी माँ ने जेफ को छोड़ दिया और बड़े बेटे के साथ रहने लगी, जबकि जेफ अपने पिता के साथ रहने लगा। लेकिन लियोनल ज़्यादातर समय बाहर रहते थे, जिसकी वजह से जेफ अकेला रहता था। एक दिन जेफ अपने पिता के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ रकून दिखा। उसे देख के वो एक्साइटेड हो गया और अपने पापा से बोला कि उसे वो देखना है। उसके पिता ने उसकी बात मान ली और उसे दिखाने के लिए ले गए। फिर जेफ ने रकून को घर पे लाने के लिए कहा। जेफ की खुशी को देखकर उसके पिता मान गए, क्योंकि जेफ ऐसे कभी भी खुश नहीं होता था और पहली बार इतना खुश देख के लियोनल को भी बहुत अच्छा लगा। फिर वो घर गए और उसके फादर घर में ही एक छोटे से लैब में ले गए, जहां उन्होंने केमिकल रखे थे और कुछ मरे हुए जानवर भी थे जिन्हें कट करने वाले इक्विपमेंट थे। जेफ रकून को वहीं रख के उसे देखने लगता है और लियोनल उसे केमिकल के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि कौन सा केमिकल क्या काम करता है। वो अब रोज़ पापा को देखने लगा। उसके पिता हमेशा जानवरों के साथ टेस्ट करते रहते थे। कुछ जानवरों को चीरते और उनके ऑर्गन्स को अलग करते थे। ये देखकर जेफ को बहुत ही अच्छा लगता था। जेफ भी अब जानवरों के साथ ऐसा ही करने लगा। आए दिन लैब में मरे हुए रकून, तितलियां और छोटे जानवरों को लाता, उन्हें चीरता, उनके ऑर्गन निकाल लेता और केमिकल में डाल देता। ये देख के उसके पिता को लगने लगा कि जेफ को भी इन रिसर्च में मज़ा आ रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बचपन का खेल आगे चलकर एक दरिंदे को जन्म देगा। जेफ एक बार ऐसे ही अपने पिता लियोनल से पूछता है कि जानवरों के बोन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके फादर उसके साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो उन चीज़ों को जानवरों के साथ अप्लाई करने लगता है। अब वो स्कूल जाता है और वहाँ उसके बहुत कम दोस्त थे। वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि सब उसे छोड़ देंगे। जब वो 14 साल का हुआ तो अल्कोहल पीने की लत लग गई। यहाँ तक कि स्कूल के ड्रेस में भी वो छिपाकर अल्कोहल ले जाने लगा। एक बार उसके दोस्त ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, तो उसने बताया कि ये उसकी दवा है जो उसे आराम देती है। जब वो और बड़ा हुआ और प्यूबर्टी की एज में पहुंचा तो उसे पता चला कि वो गे है,
लेकिन ये बात वो अपने पेरेंट्स और दोस्तों से छुपाता था, क्योंकि उसे लगता था कि इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और सब उसके मज़े लेंगे। धीरे धीरे वो लड़कों को दोस्त बनाने लगा ताकि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरी कर सके। लेकिन जब सबको ये पता चलता है कि वो गे है तो सब उससे दूर हो जाते हैं, जिसका उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ने लगा और वो अपने मेल फ्रेंड्स पे पूरा अधिकार चाहने लगा। वो सोचता था कि सब उसकी ही बात माने और वो जैसा बोले वैसा करें। उसने इंटेरोगेशन में कबूल किया कि जब वो 16 साल का था तब एक मेल रोज़ जॉगिंग करने जाता था। वो उसे अच्छा लगने लगा और एक दिन उसने उसे मारने का प्लान बनाया ताकि वो अपनी डिजायर्स पूरी कर पाए। उसके बाद वो एक बैट लेकर उसे मारने जाता है, लेकिन उस दिन वो बंदा जॉगिंग करने नहीं आता और इस तरह ये इसका पहला अटैक होते होते रह जाता है। साल 1978 डामर की ज़िंदगी का बहुत ही भयानक साल था, क्योंकि इसी साल 24 जुलाई को उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ और इसी साल वो अपनी लाइफ के पहले मर्डर को अंजाम देता है। 18 जून उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के लगभग 25 दिन बाद ही वो कार से घूम रहा था, तभी उसे एक लड़का दौड़ के जाता हुआ दिखा। वो उसे देख के कार को रोक देता है और वो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। उस लड़के का नाम स्टीव हिक्स था। स्टीव उसे बताता है कि वो एक कंसर्ट में जा रहा है। ये सुनकर जेफ कहता है कि उसे भी उसी कंसर्ट में जाना है, चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। स्टीव मान जाता है और दोनों चलने लगते हैं। बातों बातों में जेफ कहता है कि कॉन्सर्ट में अभी टाइम है, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, थोड़ी बियर पियेंगे, उसके बाद कॉन्सर्ट में चल लेंगे। इस पर स्टीव्स भी राजी हो जाता है। दोनों जेफ के घर जाते हैं। वहाँ जेफ स्टीव को बियर ऑफ़र करता है। दोनों बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद स्टीव जेफ से कहता है कि चलो अब चलते हैं, लेकिन जेफ उसे रोकने लगता है और जेफ उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव गे नहीं था और वो गुस्सा कर जेफ को धक्का मार देता है और उसके घर से जाने लगता है। स्टीव को खुद से दूर जाता देख जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहीं पास में पड़े एक डंबल को उठाकर स्टीव के सर पर मार देता है, जिससे स्टीव की मौत हो जाती है। यहाँ तक तो फिर भी एक नॉर्मल क्रिमिनल जैसी कहानी रहती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो आपको हिला कर रख देगा। जेफ स्टीव के कपड़े उतारता है, उसके ऊपर मास्टरबेट करता है और बाद में उसके बॉडी को ठिकाने लगा देता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। इस मर्डर के लगभग 6 हफ्ते बाद उसके पिता अपनी एक जीएफ के साथ घर आते हैं, जिससे वो शादी कर चुके थे, और वहाँ आके देखते हैं कि जेफ अकेला पड़ा हुआ है। उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो जेफ का एडमिशन मास्टर्स के लिए ओहियो यूनिवर्सिटी में करा देते हैं, लेकिन वहाँ उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो हमेशा नशे में रहने लगता है। उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, लेकिन पेरेंट्स को नहीं बताया। एक बार उसके पिता लियोनल सरप्राइज विजिट करते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि चारों तरफ बियर्स की खाली बोतल पड़ी हैं। बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि वो कॉलेज भी नहीं जाता। इसके बाद लियोनल जेफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यूएस आर्मी में भर्ती हो जाए। ऐसा करने से उसमें डिसिप्लिन आएगा और गंदी आदतें छूट जाएंगी। वो अपने पिता की बात मान लेता है और आर्मी में भर्ती हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जिसके बाद जेफ को जर्मनी में कॉम्बैट मेडिक के तौर पे भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रहती है और धीरे धीरे वहाँ भी वो नशा करना शुरू कर देता है और ज़्यादातर समय ड्रंक ही रहता था और बाद में अपने साथियों के साथ भी छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद उसे
यूएस आर्मी से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो अपने पिता के पास ना जाके मियामी बीच चला जाता है क्योंकि उसका मानना था कि उसके पिता को वो फेस नहीं कर पाएगा और मियामी में वो आज़ादी से जो चाहे वो कर सकता है। अब वहाँ जाके उसे एक जॉब मिल जाती है और वो एक पास में ही रूम ले लेता है। जॉब से मिलने वाले पैसों को वो अल्कोहल्स में उड़ा देता था, जिसके वजह से वो रेंट नहीं भर पाता था। बाद में उसके रेंट ना पे करने की वजह से उसे रूम से निकाल दिया जाता है और वो बीच पर ही अपनी रातें गुजारने लगता है। फिर वो एक सैंडविच की शॉप में जॉब स्टार्ट करता है, बट बाद में परेशान होके अपने पिता को कॉल करके सारी बात बताता है और ओहियो बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वो ओहियो चला जाता है जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। ओहियो जाने के बाद वो अपने फादर और स्टेप मदर के साथ रहने लगता है, लेकिन उसके अल्कोहल पीने की लत कम नहीं होती है। एक बार वो ड्रंक एंड बैड कंडक्ट के वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उस पे $60 का फ़ाइन और 10 दिन के लिए जेल भी होती है। ये सब देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि उसे अब वो नहीं समझा सकते हैं। उसे उसकी दादी के पास विस्कोसिन भेज दिया जाता है क्योंकि वो बस एक अपनी दादी की ही बात मानता था और उनसे बातें कर पाता था। अब दादी के पास जाने के बाद शुरू में उसकी सारी आदतें अच्छी होने लगी थी। वो दादी के साथ चर्च भी जाता था, उनके कामों में हाथ भी बटाता था और घर के सारे रूल्स को फॉलो भी करता था, लेकिन ड्रिंकिंग अभी भी उसने नहीं छोड़ी थी। उसे एक ब्लड बैंक में जॉब भी मिल जाती है, जहां वो 10 महीने काम करने के बाद निकाल दिया जाता है और उसके बाद 2 सालों तक बेरोजगार ही रहता है और दादी के दिए हुए पैसों पर गुजारा करता है। 8 अगस्त 1982 को उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार उसने विस्कॉसिन स्टेट फेयर पार्क में एक एग्जीबिशन के दौरान सबके सामने कपड़े उतार दिए थे, जिसके लिए उसे $50 का फ़ाइन देना पड़ा था। 20 नवंबर 1987 जेफ मिशिगन में एक गे बार में जाता है, जहां पे वो एक 25 साल के लड़के से मिलता है। उस लड़के का नाम था स्टीवन टॉमी। स्टीवन को वो बियर ऑफ़र करता है और उसे अपने साथ एम्बेसडर होटल चलने को कहता है। वो लड़का भी मान जाता है। फिर सुबह होती है और जेफ की आँख खुलती है। उसके होश उड़ जाते हैं। स्टीवन बेड पर मरा पड़ा था। उसके चेस्ट पे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने तोड़ने की कोशिश की हो। स्टीवन के मुंह से खून भी निकल रहा था। जेफ अपना हाथ देखता है तो उसे भी चोट लगी होती है। जेफ पुलिस वालों को बताता है कि उसका इरादा स्टीवन को मारने का नहीं था, बस वो उसके साथ अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना चाहता था और उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन उसकी डेथ कैसे हो गई ये उसे याद नहीं। या तो वो नशे में सब भूल गया था या उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, यानी जब वो अटैक करता था तो वो एक अलग इंसान बन जाता था और बाद में सब भूल जाता था। अब वो एक सूटकेस में स्टीवन की बॉडी को तोड़ मरोड़ के भरता है और अपने दादी के यहाँ लेके चला जाता है। दादी के घर में एक बेसमेंट था जहाँ जेफ के फादर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जेफ उसे वहीं लेके जाता है और उसकी बॉडी से केमिकल्स की हेल्प से सारे मांस को निकाल देता है और हड्डियों को अलग अलग करके उन्हें पॉली बैग में भर के फेंक आता है, लेकिन उसके खोपड़ी को अपने पास रख लेता है और उसे देख के वो मास्टरबेट करता है। 8-10 दिनों तक वो केमिकल की हेल्प से खोपड़ी को सही रख पाता है और बाद में जब वो कमज़ोर हो जाती है तो उसे भी फेंक देता है और इन 8-10 दिनों में वो लगातार उन खोपड़ी को देखकर मास्टरबेट करता था। स्टीवन की हत्या उसने अनजाने में कर दी थी, लेकिन इस हत्या ने उसे एक दरिंदे में बदल दिया।
अब उसे लगने लगा था कि किसी को कंट्रोल करना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उसे मार के वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसके बाद वो विक्टिम की खोज करना शुरू कर देता है। स्टीवन की हत्या के 2 महीने बाद वो फिर एक बार एक लड़के को फंसाता है। उसका नाम था जेम्स। वो एक गे प्रोस्टिट्यूट था। जेम्स को वो $50 का ऑफ़र देता है और कहता है कि मेरे दादी के घर चलो, वहाँ मैं कुछ न्यूड्स पिक क्लिक करूँगा और फिर तुम $50 लेकर चले जाना। लेकिन वहाँ पहुंचकर जेफरी उसे ड्रग्स दे देता है जिससे वो मदहोश हो जाता है। उसके बाद जेफरी उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगता है और उस पे अपना पूरा कंट्रोल बनाने के लिए उसका गला घोंट के मार देता है। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सब उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में ये भर गया था कि कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। अब गला घोंटने के बाद वो उसकी बॉडी को बेसमेंट में ही 1 वीक रखता है और बाद में स्टीवन की ही तरह उसके बॉडी को भी फेंक आता है और खोपड़ी के साथ अपने डिजायर्स पूरी करता है। अब इसके बाद भी उसने 2 लोगों को दादी के घर बुलाया और उन्हें मार के उनके बॉडी पार्ट्स को घर पे रख लिया। अब बॉडी को ज़्यादा दिन रखने के वजह से वहाँ स्मेल आने लगा था। दादी को जेफ पे डाउट हुआ और एक बार तो दादी ने उसे एक लड़के के साथ देख भी लिया, बट उसने उन्हें कन्विंस कर लिया कि वो अकेला था। बट दादी को उसकी हरकतें ख़राब लगने लगी और उन्होंने उसे घर छोड़ के जाने को कह दिया। 14 मई 1990 जेफ दादी का घर छोड़ के नॉर्थ 25th स्ट्रीट अपार्टमेंट नंबर 213 में शिफ्ट हो गया। उसने ये फ्लैट ऐसे एरिया में लिया जहां क्राइम ज़्यादा होता था और मोस्टली ब्लैक लोग वहां रहते थे। इसके पीछे का रीज़न था कि वहां उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था और रेंट भी कम था। अब उसने यहाँ अपना 6th विक्टिम ढूंढ लिया और उसे $50 देने की बात कह के फ्लैट पे ले आया और उसने एक पोलराइड कैमरा लिया था जिससे उसके न्यूड्स फ़ोटोज़ लिए और बाद में उसे मार के उसके बॉडी को बॉयल करके सिंक में बहा दिया। यहाँ भी इसने ये काम चालू रखा जिससे पड़ोसियों को डाउट होने लगा, क्योंकि यहाँ भी स्मेल आने लगी थी। पड़ोसियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत करने वाले ब्लैक थे और ये वाइट था और यूएस में रेसिज्म बहुत ज़्यादा होने के वजह से पुलिस वाले भी जेफ की साइड लेते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जेफ एक 14 साल के टीनेजर को फ्लैट पर ले आया, उसे ड्रग्स दिया और खुद नशे में सो गया। अब वो 14 साल का लड़का जैसे तैसे नशे में भागकर बाहर आया और बाहर गिर गया। वहाँ उसे जेफ की एक पड़ोसी लेडी ने देखा और पुलिस को बुला लिया। पुलिस जैसे ही आई जेफ भी वहाँ आ गया और उसने कहा ये मेरा बॉयफ्रेंड है और नशे में है, मैं इसे अंदर लेकर जाता हूँ। उस औरत को पहले से जेफ पे शक था। उसने कहा ये बच्चा अभी नाबालिग लग रहा है, ये बीएफ नहीं हो सकता। बट जेफ ने उसकी एज 19 बताई और वो लड़का जिसका नाम कोनेराग था वो नशे में होने के वजह से कुछ बता नहीं पाया। जेफ ने उसके साथ ली गई न्यूड फोटोज़ को पुलिस के सामने दिखाया और पुलिस जेफ की बात मान गई और कोनारेक को जेफ के साथ भेज दिया। उसके बाद लेडी ने कई बार पुलिस को कॉल किया कि उसके घर के बगल से आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, प्लीज़ देखो वो बच्चा ठीक है या नहीं। लेकिन पुलिस ने उसे इग्नोर कर दिया। बाद में उस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई जो पुलिस और महिला के बीच हुई थी। ये रिकॉर्डिंग आज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। जेफ ने इस बार बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। उसने कोनारेक के सर में ड्रिल मशीन से होल कर दिया, वो भी जब वो जिंदा था, और उसके बाद उसमें केमिकल डालने लगा। बाद में जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी
तो उसने बताया कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो ज़ॉम्बीज़ बनाना चाहता था जो उसके कंट्रोल में रहे। इस वजह से उसने ड्रिल करके उसके दिमाग में केमिकल डाला, लेकिन वो इसमें फेल रहा। बाद में उस लड़के की बॉडी को भी डिस्पोज कर दिया, बस उसका सिर रख लिया था। इसके बाद उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। अब आता है उसके अंतिम विक्टिम की बारी। जुलाई 22, 1991 वो एक बार में गया और 3 लोगों को उसके साथ बियर पीने और न्यूड फोटो के लिए इनवाइट किया और बोला कि बदले में वो $100 देगा। 2 लोगों ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन ट्रेसी एडवर्ड मान गया और वो जेफ के साथ उसके फ्लैट चला गया। वहाँ जैसे ही वो अंदर गया, फ्लैट की हालत देख परेशान हो गया। उसे गंदी स्मेल आ रही थी। वो वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बट उसे जेफ ने बियर पिलाना शुरू कर दिया और खुद भी पीने लगा और अपना घर दिखाने के बहाने से उसने धीरे से ट्रेसी के हाथ में हथकड़ी डाल दी, लेकिन वो एक हाथ में ही पहना पाया। जेफ भी नशे में था। उसने चाकू निकाल लिया और ट्रेसी को धमकाने लगा कि कपड़े उतारो वरना यहीं मार दूंगा। ट्रेसी डर कर उसकी बात मानने लगा और वो जैसा बोलता गया वो वैसा करता गया, लेकिन अचानक जेफ की आंख लग गई और ट्रेसी भागने में कामयाब हो गया। वो नंगे ही रात 12 बजे के करीब डर के रोड पे भाग रहा था और उसे पुलिस वाले मिल गए, जिसके बाद जेफ गिरफ्तार हो गया। अब उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया। पूछताछ होने लगी। उसने सारी गलती कबूल कर ली और एक एक मर्डर के बारे में पुलिस को बता दिया। उसने टोटल 17 लोगों को मारे थे और इस बात का उसके मन में बहुत गिल्ट था। और उसने ये भी बताया कि बीच में उसने खुद पे कंट्रोल पाने की बहुत कोशिश की और कुछ सालों तक एक भी मर्डर नहीं किया, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था और बाद में उसने सारे हत्याओं को अंजाम दिया। जब उसके पापा और उसके वकील उसे बचाने के लिए उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने उन्हें मना कर दिया और बोला कि अब इसे यहीं ख़त्म हो जाने दो, ये सब मेरे मरने के बाद ही खत्म हो सकता है। और वो कड़ी से कड़ी सज़ा पाना चाहता था। उसने यहाँ तक बोल दिया था कि उसे इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा दी जाए। इलेक्ट्रिक चेयर सबसे क्रूर सज़ाओं में से माना जाता है, जिसमें मुजरिम को एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाकर शॉक दिया जाता है और शॉक के कारण मुजरिम की मौत हो जाती है। उस पे 15 मर्डर के चार्जेस प्रूफ हो गए, जिसके लिए उसे 15 आजीवन कारावास की सज़ा हुई, जिसका मतलब था कि लगभग 900 साल की सज़ा। अब वो जेल में सुधरने की कोशिश करने लगा और अब वो जेल में बाइबल पढ़ने लगा। कुछ लोग उसे लेटर लिखा करते थे, उनका रिप्लाई दिया करता था, साथ ही साथ उसे जो काम मिलता वो कर देता। अब यूएस में ये खबर जैसे ही फैली तो लोगों में आक्रोश छा गया, क्योंकि जेफ वाइट था और उसने ज़्यादातर ब्लैक लोगों को मारा था। और पुलिस ने लगातार सूचना देने के बाद भी जो लापरवाही दिखाई थी, उससे ब्लैक लोगों का गुस्सा फूट गया और जगह जगह आंदोलन होने लगे। और जेफ कुछ लोगों के बीच में फेमस भी हो गया। जो लोग ब्लैक से नफ़रत करते थे वो जेफ को बहुत ही ज़्यादा आदर देने लगे, उसे लेटर लिखा करते थे, उसे पैसे दिया करते थे और उसका जवाब पाने के लिए पागल रहते थे। अब वो दिन आता है जब जेफ की हत्या कर दी जाती है। नवंबर 28, 1994 डेली असाइन हुए काम को करने के लिए जेफ अपनी सेल से बाहर निकला और उसके साथ उसके 2 साथी और भी थे, जिनका नाम एंडरसन और क्रिस्टोफर था। 20 मिनट बाद ही कुछ शोर की आवाज़ आई। सब दौड़ के देखने गए तो डामर नीचे ज़मीन पर पड़ा था और उसके सर से खून निकल रहा था। उसके दूसरे साथी एंडरसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें एक रॉड से क्रिस्टोफर ने मार दिया था। अब जल्दी जल्दी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जेफ को डॉक्टर ने
मरा हुआ घोषित कर दिया। जेफ के मरने के 2 दिन बाद ही एंडरसन की भी मौत हो गई। बाद में क्रिस्टोफर से जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि उसे ऐसा करने के लिए भगवान ने ऑर्डर दिया था, इसीलिए उसने जेफ को मार डाला और एंडर्स उसे बचा रहा था, इसलिए एंडरसन को भी मार डाला। क्रिस्टोफर ने एक बात और बताई जिसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि जेफ चाहता तो बच जाता, लेकिन जब मैं उसे मार रहा था तो उसने खुद बोला कि मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है। और ऐसे हुआ एक नरभक्षी का अंत। इसके मरने के बाद भी ब्लैक लोगों में इतना खौफ था कि बहुत सारे ब्लैक लोगों को तो रात में सपने में जेफ आता था और वो उसके नाम से कांप जाते थे। पुलिस ने अगर थोड़ी सी भी सतर्कता दिखाई होती तो जेफ कब का पकड़ा जा चुका होता और कई लोगों की ज़िंदगी बच जाती। लेकिन पुलिस के अंदर भरे रेसिज्म और यूएस में ब्लैक और वाइट कम्युनिटी की बीच की लड़ाई ने एक दरिंदे को पाल पोस कर इतना बड़ा बना दिया। तो अब इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।